जल्दी देने की तैयारी में है। जर्मनी टॉरस मिसाइल दे रहा है जो बेहद घातक है, बंकर और आर्मी के इंस्टॉलेशंस को नष्ट कर सकती है, 500 किलोमीटर अंदर वार कर सकती है। जर्मनी और स्वीडन के सहयोग से यह मिसाइल बनी है। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ इस जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अगर रूस वही करता है जो कह रहा है, मतलब पुतिन, और कहते हैं ना कि 3.5 साल के बाद अब शायद कहीं बहुत उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो भी लिमिटेड हो गए होंगे, बहुत सारे वो इस्तेमाल कर चुके होंगे, तो क्या होगा विश्व का स्ट्रेटेजिकली और मतलब आर्थिक मोर्चे की भी अगर बात करूं तो एक बड़ी आर्थिक मंदी छाने की पूरी तैयारी होगी फिर? नहीं, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई मिसकैलकुलेशन ये महाशक्तियां करती हैं और कोई एक दूसरे के ऊपर अगर वो सीधा सीधा हमला शुरू कर देती हैं तो आर्थिक मंदी तो बहुत छोटी चीज रह गई। राजीव जी, एक न्यूक्लियर आर्मागेडॉन की स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, एक सर्वनाश की स्थिति में पूरी दुनिया बढ़ जाएगी और ये जाहिर है कि एक न्यूक्लियर वॉर में भी बदल सकता है। और देखिए, आज 3.5 वर्षों का ये जो पूरा युद्ध अभी तक चला है और रशिया की तरफ से, जैसे कि जहां साहब ने बताया कि बयान तो ऐसे पहले बहुत बार दिए गए हैं कि हम ब्रिटेन को भी टारगेट कर सकते हैं, यूरोप को टारगेट कर सकते हैं और न्यूक्लियर जो है अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम बातें रशिया की तरफ से कही जाती हैं। लेकिन ये जो बयान है वो पॉस्चरिंग है। सच्चाई ये है कि रशिया ने इस 3.5 वर्षों के युद्ध के दौरान ये सब जानते हुए भी कि यूक्रेन को सारी जो सैनिक और आर्थिक मदद अमेरिका और यूरोप ही दे रहे हैं, नेटो की टेरिटरी पर एक सिंगल गोली तक नहीं चलाई है, मिसाइल्स तो बहुत दूर की बात हुई। और वहीं रशिया और नेटो ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई एक सिंगल गोली तक नहीं फायर की है। तो ये चूंकि जैसा कि एक बार राष्ट्रपति बाइडेन ने शुरुआत में ही कहा था 2022 में, जब ये रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था फरवरी में, और उसके एक ही महीने बाद कुछ समय के बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स ने एक दूसरे को डायरेक्टली शूट करना शुरू कर दिया, उस दिन को आप नोट कर लीजिए कि आज से ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ये जो तीसरा विश्व युद्ध है वो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को कब क्रॉस कर जाएगा वो कोई नहीं जानता, वो न्यूक्लियर वॉर में बदलेगा। 1945 में, जैसा कि मैंने पहले भी आपकी शोज में राजीव जी कहा है कि 45 में और 2025 में अंतर यह है कि उस समय सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आज सभी के पास जो बड़ी महाशक्तियां हैं, ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं बल्कि उनके डिलीवरी के सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। खैर, सब लोग ये भी जानते हैं कि नागासाकी हिरोशिमा में हुआ क्या था। जी, तो ये जो सारी कैपेबिलिटीज मौजूद है, ट्राइड का सिस्टम मौजूद है, आप दूसरी तीसरी स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी महाशक्ति कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहेगी कि जिससे उसका अपना विनाश हो। यदि रशिया के राष्ट्रपति इस तरह की बात करेंगे तो ये एक सुसाइडल स्टेप होगा, और ये सुसाइडल ही नहीं बल्कि अपने साथ और सभी को वो सबका विनाश कर देंगे। सर्वनाश जिसको कहते हैं, सर्वनाशी स्थिति पैदा करेगा। ये महाविनाश से भी कहीं ज्यादा जो है भयानक स्थितियां पैदा करेगा, और ये जो कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। न्यूक्लियर वॉर अफोर्डेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, और इसी वजह से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में 20 वर्षों का फासला था, लेकिन अभी आप देखिए 45 से लेकर के 2025 में हम आ गए हैं, और तीसरे विश्व युद्ध की धमकियां तो जरूर दी जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है तो उसके पीछे न्यूक्लियर वेपन्स का जो डिटरेंस है और उसकी जो भयानकता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वेपन्स ऑफ डिटरेंस के रूप में स्थापित हुए हैं। ये बात एक कड़वी सच्चाई है, बना हुआ फैक्ट है कि न्यूक्लियर वेपन्स के आ जाने से एक विश्व में एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जरूर आई है, क्योंकि सभी के पास है। अमेरिका के पास ही नहीं है कि अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा देगा और उसका कुछ नहीं होगा। आज अमेरिका की सिटीज भी टारगेट हो जाएंगी न्यूक्लियर वेपन्स के माध्यम से, रशिया के पास ऐसे वेपन्स हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि ऐसे में कोई नहीं जाना चाहेगा। नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह किम जोंग उन भी नहीं जाना चाहेगा, मुल्ला मुनीर भी नहीं जाना चाहेगा ऐसी स्थितियों में कि पूरा उसका देश ही तबाह हो जाए। तो ये जो संभव नहीं है राजीव जी, और ये झा साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत इंसाइटफुल उन्होंने बताया कि बयान तो जरूर दिए जाते हैं, लेकिन जो कड़वी सच्चाई ये है कि इस तरीके की स्थितियों में कोई जाना नहीं चाहेगा। लेकिन इतना कहने के बाद राजीव जी, मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि जो एक महाशक्तियों के बीच में एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की जो प्रतिस्पर्धा और मंशा और मंसूबे हैं वो लगातार है। अति महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पुराने
सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने के लिए अपना दिन रात सपने देख रहे हैं। शी जिनपिंग सपने देख रहे हैं कि वो नंबर 1 बन जाएंगे। अमेरिका जाहिर है कि ग्रेट अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के सपने देख रहा है, और वो ग्रीनलैंड और पूरे कनाडा को ही अपने में मिला लेना चाहता है। तो अति महत्वाकांक्षाएं जब जब बढ़ी हैं तब तक उसके परिणाम अच्छे नहीं हुए हैं, हम जानते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद ये मैं कहूंगा कि ये जो राष्ट्र है, अति महत्वाकांक्षी जो नेता है, ये बात को जानते हैं कि यदि उन्होंने सीधा एक दूसरे के ऊपर जिस दिन हमला कर दिया, उस दिन उनकी सारी महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह जाएगी। यानी अभी केवल ये बयानबाजी तक सीमित है। खैर, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर ने दावा किया है रूसी सेना को सुमी में